हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ में। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दिल को छूने वाली है। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया कहानी को पूरा सुनें। ये कोई कहानी नहीं बल्कि आंखों देखी सच्ची घटना है। मेरी छोटी बुआ। रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार रुद्रपुर वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। अम्बाला और चंडीगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। बस लुधियाना वाली पूजा बुआ जी की राखी हर साल की तरह एक साधारण लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ कागज के टुकड़े में लपेटे हुए रोली चावल और 50 रुपए का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियाँ और तोहफों पर डाल ले। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखी आ गई है। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई थी। पूजा का लिफाफा दिखाना जरा। पापा पूजा बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उनकी भेजी राखी कलाई में बांधते थे। पूजा बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार रखकर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे राहुल को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी ही रही थी। पूजा बुआ के लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। पायल, इस रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर से पूजा के घर लुधियाना उसे बगैर बताए जाएंगे। पूजा दीदी के घर। मम्मी तो पापा की इस बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी पूजा दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वह कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने पूजा बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली ट्रेन से हम सब लुधियाना पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। वह उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें सबसे उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली सी, कमजोर सी काया। इतनी कम उम्र में चेहरे के त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी की फोटो का एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को इतना बदल दिया था। बहुत पुरानी घिसी साड़ी में बुआ को दूर से ही मम्मी पापा कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक सी गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उनके घर तो बरसों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बहुत शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरत के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। बस एक पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ जी को दे दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम से गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। भैया, भाभी, मुन्नू, तुम सब अचानक, सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा था। आज बरसों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। पूजा बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियाँ में लेते हुए कहा था। पूजा तुम बस बैठो मेरे पास, पापा बोले। चाय नाश्ता पायल देख लेगी। हम सब लोग
बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी और बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछी खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा राहुल दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी नंद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नई ड्रेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज बुआ जी की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आग सा लोटा दिख रहा था, पर सच तो यह था कि उन्हें अभी भी सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डिब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें बस पहुंचने वाली है, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। पूजा बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। रुद्रपुर वाली बबीता बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों न सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उसी दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत हो गई और सबने तय किया था कि इस बार पूजा के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलकर उसकी सहायता करेंगे। पूजा बुआ तो बस एक टक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखी जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वह गले मिलते जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात में एक बड़े रेस्टोरेंट में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप्पे करते करते जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी पूजा बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वह बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। पूजा बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए, पर पूजा बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेट लेते हुए विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी, पर आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा था। आज सबसे मिलने की आस में ही जिंदा थी शायद। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ को और कमेंट में अपने बहुमूल्य विचार लिखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।